आपने ए एक्स की पावर 2 लिखा प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा, तो यहाँ पर ये ए बी और सी ये जो है ना, इन्हीं को गुणांक कहा गया है। क्या कहा गया है? गुणांक कहा गया है। बहुपद के गुणांक वो होते हैं जो एक्स स्क्वायर या एक्स या सिंगल राशि होती है। देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर के गुणा में जो है वो गुणांक है, सिंगल एक्स की गुणा में जो है ना बी वो भी गुणांक है, और एक अकेला वैल्यू है सी वो भी गुणांक है। बोलिए समझ गए? वैल्यू है उसी को गुणांक कहा जाता है। समझ गए शून्यांक और गुणांक का मतलब? आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि जो गुणांक आपको मैंने सिखाए और जो शून्यांक आपको सिखाए, उनके बीच में कोई संबंध होता है। उसी संबंध को कहा जाता है, पहला जो संबंध है उसे कहा जाता है शून्यांकों का योगफल, जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए। क्या होता है दोस्तों? अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बटे ए। इसको याद रखना, ये बहुत जरूरी फॉर्मूला है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटा ए। याद रहेगा? बोल दो रे मुन्ना कमेंट सेक्शन में, साथ ही साथ लाइक भी करते चलो, नए नए दोस्तों को जोड़। अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बटा ए शून्यांकों का योगफल कहते हैं इसे। दूसरा जो फॉर्मूला है शून्यांकों का गुणनफल, यानी अल्फा गुणा में बीटा। अल्फा गुणा में बीटा होता है सी बटा ए। इसको आप ऐसे याद रखो, अल्फा डॉट बीटा सी बटा ए। अल्फा डॉट बीटा सी बटा ए। ठीक है। अब यदि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा यानी शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा दिया हुआ रहता है, तब द्विघात बहुपद का सूत्र क्या बनेगा? तब द्विघात बहुपद का सूत्र बनेगा ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा में एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। ये फॉर्मूला बनेगा। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे आप एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर लिख दो, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा को आप क्या लिख सकते हो? योगफल, शून्यांकों का योगफल। बाहर है गुणा में एक्स और यहाँ पे आ गया गुणनफल। क्या आ जाएगा? गुणनफल। ये हो जाएगा आपका योगफल, शून्यांकों का योगफल, और यहाँ हो जाएगा ये गुणनफल। बोलिए समझ गए? बोल दो रे मुन्ना। बोलिए दोस्तों समझ में आ गया? एक द्विघात बहुपद कैसा होता है? जिसकी पावर 3 होती है। यहाँ पर पावर अगर 3 होती है तो उसी को आप कहते हो त्रिघात, यानी 3 घात वाला क्यूबिक इक्वेशन। पीएन ब्रो जी भी आ गए हैं, क्या बात है। साहिल गेमिंग जी थैंक यू सो मच प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए, और जितने लोग देख रहे हो यार लाइक भी करते चलो। इन्हीं सबको सिखाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, तो आप जरूर से लाइक कीजिएगा। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, जरूर ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है दोस्तों। साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों तक शेयर करो यार इस प्यारे से वीडियो को। चलिए, मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? कमेंट कीजिए। यहाँ पर त्रिघात बहुपद ये जो आपको नजर आ रहा है, त्रिघात बहुपद जो कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है ना, इसमें x की अधिकतम घात 3 है, तो शून्यक भी कितने होंगे? इसके आंसर कितने निकलेंगे? जवाब दो कमेंट में। जिसकी जितनी पावर उतने उसके आंसर। अगर पावर है, घात है अगर उसकी 3, तो उत्तर कितने आएंगे? उसके शून्यक कितने निकलेंगे? 3 ही निकलेंगे। उसके आंसर कितने निकलेंगे? 3 ही निकलेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उसके 3 आंसर जो होंगे शून्य कहलाएंगे। तो शून्यकों और गुणांकों में फिर से एक संबंध स्थापित होगा, जिसे कहते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या कहते हैं? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का बी बटा ए। और दूसरा फॉर्मूला बनेगा शून्यांकों का गुणनफल, जो कि होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है माइनस का डी बट्टा ए। ये भी आप ध्यान दीजिएगा, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है। अब एक और फॉर्मूला बनता है कि शून्यांकों के
गुणनफलों का योगफल। यहाँ पे देखिए बीच में गुणनफल हो रहा है मतलब गुणा हो रहा है सभी में, और प्लस भी हो रहा है मतलब योगफल भी हो रहा है, तो इसीलिए कहा गया गुणनफलों का योगफल, जो कि होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है C बटा A। वैसे तो ये इतना काम में नहीं आता दोस्तों, बट फिर भी इसको याद कर लीजिएगा, कभी कभी इसकी जरूरत ऑब्जेक्टिव्स में पड़ जाती है, ठीक है। Clear vision is the key to success. For my vision, I trust only Essilor. From helping a curious child to a digital generation tuned into different devices, Essilor has a solution for everyone. Number one in spectacle lenses worldwide, Essilor. अब आता है विभाजन एल्गोरिदम। विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है? 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये पढ़ा था ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इसी को कहा गया है कि अगर आप एक बहुपद p ऑफ x ले लेते हो तो p ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। इसको आप ऐसा समझो कि g का मतलब भाजक, q का मतलब भागफल और r ऑफ x का मतलब शेषफल। और p ऑफ x तो बच्चे बच्चे को पता है, सर जी p ऑफ x भाज्य होता है, ठीक है। एक द्विघात बहुपद जब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा दिए गए हों तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला बड़ा सिंपल होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा में एक्स और प्लस अल्फा डॉट बीटा। ये फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। इसी बात पर एक लाइक कर दो, बहुत ही प्यार से आपके लिए हमने ये पीडीएफ तैयार किया है, पूरा पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक सबको समझ में आया क्या? अध्याय 3 जो है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो चर मतलब पहला x होगा और दूसरा y होगा। x और y वाले सवाल मिलते हैं ना यहाँ, जिसमें आप लोग विलोपन विधि करते हो कि नहीं करते हो भैया? विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र गुणन, बोल दो कितने लोगों को पता है? दो चर होते हैं, पहला x और दूसरा y, तो दो चर वाले रैखिक मतलब एक घात वाले रैखिक समीकरण होते हैं यहाँ पर, जिनको सॉल्व किया जाता है। चलिए आइए समझते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप यानी उसकी शक्ल कैसी होती है, तो वो ऐसे दिखते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण इस तरीके से आपको नजर आते हैं, जो कि ये ax, देखिए मैं पहले इसको थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ, जो कि है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। आपको ऐसे दिखते हैं ये, जैसे x प्लस y बराबर 4 और x माइनस y बराबर 14। इस तरीके से आपको ये लीनियर इक्वेशन दिखते हैं, ठीक है। बोलिए अब यहाँ पर ध्यान देना, आप ये a1 a2 और b1 b2 का वैल्यू कहाँ से निकालोगे? तो ये रहा, x के मल्टीप्लाई में देखो a1, यहाँ पे x के मल्टीप्लाई में a2, y के मल्टीप्लाई में यानी गुणा में b1, इधर y के मल्टीप्लाई में b2, और जो अकेले सिंगल वैल्यू है वो c1 c2 है। तो आप यहाँ से इन चीजों की वैल्यूज आराम से निकाल लोगे। बोलिए दोस्तों, निकाल लोगे कि नहीं? तो यहाँ पर आपको सीखना है, जब समीकरणों के अद्वितीय हल हो यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रदर्शित करें तो ये वाली कंडीशन लगती है, जिसे आप लोग कहते हो a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। इसे कहते हैं अद्वितीय हल की कंडीशन, इसे याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर अद्वितीय हल जो है ना वो प्रतिच्छेदी रेखाओं को दर्शाता है, मतलब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को बीचों बीच काट दे, क्या करे? काट दे, तो उसी को कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। बोलिए समझ गए? बोल दो रे मुन्ना, समझ गए सर जी। और जब सर जी समीकरणों का कोई हल ना हो, यानी समीकरणों को कितना ही सॉल्व कर ले कोई सॉल्यूशन मिले ही ना, कोई हल ना हो, तो उसकी पहचान करने के लिए ये फॉर्मूला है, a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं होंगे ये दोनों किसके? c1 बटे c2 के। ये भी IMP फॉर्मूला है, इसको भी याद करना। और जब ये फॉर्मूला लगता है ना, जिसे आप कोई हल नहीं कहते हो, तो यहाँ पर समांतर रेखाएं प्राप्त होती है। समांतर रेखाओं का मतलब इधर देखो समझा रखा है, समांतर रेखाएं वो जो चलती चली जाएंगी लेकिन आपस में कभी मिलेंगी नहीं। ये देखो, जैसे मैंने आपके सामने ये दो रेखा बनाई, ये आके जाके यहाँ पे मिल गई,
तो इसको समांतर नहीं कहेंगे। ऐसी रेखाएं जो आगे कभी मिले ही ना, देखिए ये जो रेखा ए बी है और ये जो रेखा सी डी है, ये समांतर है। क्यों? क्योंकि ये कभी मिलेगी नहीं, ना तो इधर मिलेंगी पीछे, ना ही आगे मिलेंगी, कभी मिल नहीं पाएगी। इसी को कहते हैं समान अंतर के साथ आगे बढ़ना, समान अंतर। तो इसी का मतलब होता है समांतर। भैया लाइक करो, भैया लाइक नहीं कर रहे हो आप। लाइक नहीं करोगे तो मोटिवेशन नहीं मिलेगी हमें। लाइक कर दो यार, मुन्ना 102 लाइक हो गए हैं। अब आखिरी सर जी फॉर्मूला है कि जब समीकरणों के अनेक हल हो, अपरिमित रूप से अनंत अनेक हल हो। अनंत अनेक हल मतलब सारी वैल्यूज को बराबर कर दिया जाता है, जहां a1 बटा a2 बराबर हो जाता है b1 बटा b2 और बराबर निकलता है c1 बटा c2। इसको कहते हैं अनेक हल, क्योंकि सारे के सारी चीजें इक्वल हो गए ना, ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके, तीनों इक्वल आ गए ना, तो इसी को कहते हैं अनंत अनेक हल। अनंत अनेक हल, ठीक है। और जब अनंत अनेक हल यानी ये वाली कंडीशन जब लग जाती है दोस्तों, तो संपाती रेखाएं, संपाती का मतलब क्या, जब एक रेखा दूसरी रेखा पे बिछ जाए, मतलब एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर ही आ जाए। जैसे यहाँ पर देखिए, एक रेखा ए बी दूसरी रेखा सी डी के ऊपर ही कहीं ना कहीं वो आ गई है। बोलिए इस बात को समझ पा रहे हो आप कि जी सर जी, संपाती का मतलब होता है एक रेखा जो थी वो दूसरी रेखा के ऊपर बिछ गई है। बिछ गई मतलब एक रेखा पहले से थी, दूसरी रेखा उसके ऊपर आके टिक गई है, उसको कहते हैं संपाती, संपाती रेखाएं, ठीक है। बोलिए, अब आ जाता है लेसन नंबर 4, चैप्टर 4, द्विघात समीकरण। द्विघात का मतलब यहाँ पर पावर 2 होगी, दो घात, पावर 2 होगी तो उसी को दो घात समीकरण यानी द्विघात समीकरण कहते हैं। आइए समझ लेते हैं इसको, मतलब कहते कैसे हैं। द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से आपको नजर आता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। कैसे लिखते हैं इसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ऐसे इक्वेशन दिखेंगे, देखो 9x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। ऐसे दिखते हैं कि नहीं आपको? बताइए, ऐसे समीकरण दिखते हैं तो इनको द्विघात समीकरण कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकी पावर जो होती है वो 2 होती है। कितनी होती है? पावर 2 होती है मेरे दोस्तों। दो पावर हो तो द्विघात समीकरण। अब इसको हल करने के लिए कितनी मेथड है? पहली मेथड है गुणनखंड विधि, जो आप 8 या 9 क्लास में सीख कर आए हो। बोलिए सीखा है कि नहीं आपने? कमेंट करो जरा मुझे कि गुणनखंड विधि आपको आता है कि नहीं, ये वाला विधि आपको आता है या नहीं। नहीं आता तो हमने ऑलरेडी सिखा रखा है दोस्तों। दूसरा है सूत्र विधि यानी धराचार्य जी की सूत्र विधि, जिसको आप कहते हो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। इसी को आप श्री धराचार्य जी की सूत्र विधि कहते हो। तीसरी है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, जहां पर पूर्ण वर्ग बनाना होता है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बना दिया या a माइनस बी का होल स्क्वायर बना दिया, इस तरीके से, ठीक है। बोलिए, यहाँ पर सूत्र विधि मैंने नीचे लिख दी, आपके लिए ध्यान दीजिएगा, ये रही जो कि आपके सामने है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। यह आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको 4 नंबर पक्के कराने हैं ना, तो जरूर से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और जितने लोग नए आए हैं भाई, लाइक कर देना साथ साथ, और नए नए बच्चों को शेयर कर देना। अपनी क्लास के जितने भी दोस्त यार है ना, उनको करो शेयर। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, इसको याद रख लेना। अब अगर आपको ये याद हो गया तो मूलों की प्रकृति भी आपको बहुत आसानी से आ जाएगी। कैसे होती है मूलों की प्रकृति? सर जी, एक फॉर्मूला होता है विविक्त कर का, जिसको आप d कहते हो ना। d मतलब की होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। जब आप इसको सॉल्व करो और आंसर आ जाता है क्या, 0 से बड़ा आंसर आ जाए, 0 से बड़ा, जैसे d का मान लो 1 आ गया, 2 आ गया,
15 आ गया, 20 आ गया, 0 से तो बड़ा ही आ जाएगा। तो जब भी 0 से बड़ा मान आए तो समझ जाओ कि वास्तविक तथा असमान मूल, मूल यानी x का मान, यानी जो x का मान है वो वास्तविक और असमान होगा। सॉरी, असमान बोलना था, असमान होगा। ओके, बोलिए। और जब d का मान आप सॉल्व करो, जैसे आप b स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लगाओ, d का मान सॉल्व करो और 0 ही आ जाए फिक्स, तो 0 आने की कंडीशन में हम कहते हैं कि मूल वास्तविक तथा बराबर मूल होते हैं। क्या होते हैं? मूल वास्तविक और बराबर होते हैं। ठीक है। अनन्या जी ने कहा है सर आपको इंस्टाग्राम पर मैसेज करे हैं। जी बिल्कुल, आपका हम मैसेज देख लेंगे। साहिल जी ने भी इंस्टाग्राम पर मैसेज किया है। आप सभी लोग इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया है दोस्तों, ज़रूर से मैसेज कीजिएगा, हम आपका वेट करेंगे। बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे हमारे वीडियोस पे, हमारे फोटोज़ पे, वहाँ इंस्टाग्राम पे प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं ना कि नाइस सर, बहुत अच्छे शानदार फोटोज़ हैं सर आपके। तो हमको बड़ा अच्छा लगता है कि इधर यूट्यूब से जो हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं उधर जाते हैं और कमेंट करते हैं, प्यार बताते हैं। अच्छा लगता है आप सभी से वहाँ पर भी जुड़कर। तो ज़रूर से इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा आप सभी लोग यार, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप ज़रूर जाइएगा इंस्टाग्राम पे। चलिए, अगर d का मान 0 से छोटा आ जाए, d का मान जैसे माइनस का 24 आ गया, 0 से छोटा है, d का मान -7 आ गया, ठीक है, तो 0 से छोटा मान आए तो अवास्तविक मूल होंगे। इन्हें आप असमान मूल या काल्पनिक मूल कहते हो। काल्पनिक मूल कहा करते हैं इन्हें। ठीक है, बोलिए यहाँ पर आप क्या चीज समझे कि सर जी d का मान जो है ना b स्क्वायर माइनस 4ac जो है, ये ही निकालने के ऊपर यहाँ पर बात की गई है कि d का मान अगर 0 आ जाए तो मूल बराबर होंगे, d का मान अगर 0 से बड़ा आ जाए तो वास्तविक और असमान होंगे, असमान, आपको मैंने ऊपर पढ़ा दिया था। और अगर d का मान 0 से छोटा हो तो काल्पनिक। ठीक है, ऊपर मैंने बता दिया था, एक बार फिर से रिवाइज कर लो। इधर यहाँ पे देख लो, सारा कुछ आपके सामने है। और ये पूरा का पूरा PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। तो ये टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर लो टेलीग्राम। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 5, समांतर श्रेणी, जिसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हो। एपी क्या है? ये एपी, ठीक है। समांतर श्रेणी दरअसल और कुछ भी नहीं, एपी का एक व्यापक रूप है। मतलब इस तरीके की एक श्रेणी है जिसमें ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ध्यान से देखना, पहला पद होता है ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा a प्लस 3d। तो वैसे ही आखिरी पद इसका होता है an, जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू d। ये फॉर्मूला इसका होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसको याद रखिएगा। इस तरीके से समांतर श्रेणी होती है जो समान अंतर के साथ चलती है। जैसे 2 का पहाड़ा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, ये समान अंतर के साथ चल रहा है ना। 2 2 का अंतर है सभी नंबर्स के बीच में। 2 में 2 जोड़ा तो 4, फिर 2 जोड़ा तो 6, फिर 2 जोड़ा तो 8, फिर 2 जोड़ा तो 10। तो 2 2 का अंतर है, इसी को समांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी, जो समान अंतर के साथ आगे बढ़ जाती है। इसी बात पर आप सभी लोग लाइक ठोको, क्योंकि समांतर श्रेणी का मतलब बता दिया आपको मैंने, जो समान अंतर के साथ आगे बढ़े। अब इस समांतर श्रेणी का nवा पद का एक सूत्र होता है जिसको an कहते हो। an बराबर a प्लस n-1 गुणा में d। an बराबर a प्लस n-1 इंटू d। ऐसे याद करना आप सभी इसको, ठीक है। जहां पर an का मतलब होता है nवा पद, a का मतलब होता है सबसे पहला पद, प्राथमिक पद, n का मतलब पदों की संख्या, d का मतलब समझ जाओ, d का मतलब होता है सार्व अंतर, जिसको निकालने का तरीका है दूसरा पद में से पहला पद घटा दो। जैसे एक श्रेणी दी है 2 4 6 8, तो यहाँ पर देखो पहला पद तो a होता है जो कि a का वैल्यू 2 दिया है। तो सार्वंतर d का फॉर्मूला कैसे निकालते हो? d मतलब होता है दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, 4 में से 2 घटाओ तो 2 आ गया। तो दूसरे पद में से पहला पद घटाना ही सार्व अंतर कहलाता है, जिसको आप a2 माइनस a1 भी कह सकते हो। बोल दो रे मुन्ना कि जी सर जी, समझ में आ गया है। इसी बात पर यहाँ पर d को निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। d को निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि
आप यहाँ पर याद कर सकते हो डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, या डी का फॉर्मूला A3 माइनस A2 भी कर सकते हो। कैसे? अगले पद में से पिछला पद घटाना है, जैसे A1, A2, A3, A4, बस आपको पिछला पद घटाना है, मतलब A4 माइनस A3 भी करोगे तो भी D निकल आएगा, या फिर इसमें से ये पीछे वाला पद घटाओगे A2 माइनस A1 भी करोगे तब भी D निकल आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमेशा याद रखना, दूसरे में से पहला वाला घटा देना, तीसरा है तो उसमें से दूसरा घटा देना, चौथा है तो उससे जस्ट एक कम यानी तीसरा घटा देना, 50वां है तो उससे एक कम यानी 49वां घटा देना। बहुत इजी है भैया। सार्वअंतर का मतलब होता है दो क्रमागत पदों का अंतर, दो क्रम से चल रहे पदों का अंतर, डिफरेंस। ओके, अब आता है समांतर श्रेणी के योगफल का फॉर्मूला। मैं देख लेता हूं आप लोगों ने कितने लाइक करे हमारे इस लाइव क्लास पे। अरे यार, लाइक नहीं करते हो तो एक अंदर से मोटिवेशन की आग नहीं जलती, तो जरूर से आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। ओके, यहां पर अगला फॉर्मूला है, यहां पर देख लेते हैं अगला फॉर्मूला क्या है। अगला फॉर्मूला है समांतर श्रेणी के पदों का योगफल, जो कि होता है SN, क्या होता है, जो कि होता है SN बराबर N/2 इंटू में 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इसको ऐसे याद करो, देखो SN इज इक्वल्स टू N/2 गुणा में 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ऐसे याद करो इसको। SN बराबर N/2 गुणा में 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ओके, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले को एक तरीके से और लिखा जा सकता है, जो कि है SN इज इक्वल टू N/2 गुणा में A प्लस AN। AN का मतलब होता है अंतिम पद, इसी को आप A प्लस N माइनस 1 इंटू डी भी कहते हो। AN मतलब कि आखिरी पद होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर पदों का एक और सूत्र आपको देखें तो यहाँ पर बहुत शानदार सा फॉर्मूला लिखा है कि जो AN पद होता है वो SN मतलब योगफल और योगफल के एक पद पहले यानी SN माइनस 1 के अंतर के बराबर होता है। AN बराबर होता है SN माइनस SN माइनस 1 के, ये वाला भी याद रखना, ठीक है। AP के योगफल और पद के मध्य का संबंध है ये। ओके, चलिए